नमस्कार साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, कर रहा हूँ। अब अपन रेगुलर लेंगे, ठीक है। पहले अपन डेली की डेली एक क्लास डालेंगे अपन, है ना। तो आज आते हैं अपन, सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार टॉपिक। कौन सा टॉपिक? राजस्थान की स्थिति और विस्तार। धैर्य रखना, पूरा विस्तार से समझाएंगे। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। ऐप में आप कमेंट कर देना, क्लास से चले तब कोई मैसेज कर देना, ठीक है, अंकित जी को। तो कोई डाउट होगा तो डाउट बता देंगे आपको, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना मैटर दूंगा मैं आपको, प्रोफेसर वालों को पढ़ाया हुआ है मेरा, ऐसा नहीं है। आपके एज में लगता कम हूँ लेकिन पढ़ाता हूँ, बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ, ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो इतना डीप मैटर दूंगा कि आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। करंट को अपडेट करते हुए साथ, मतलब आपको तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड करने का मौका ही नहीं दूंगा, इतना डीप पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, स्थिति और विस्तार टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें स्थिति और विस्तार में, तो पहले अपन कुछ साथ साथ में समझते हैं और बाद में अपन इसमें स्लाइड के हिसाब से अपन पढ़ लेंगे, है ना, पीपीटी के हिसाब से। सबसे पहले स्थिति और विस्तार की बात करें, स्थिति व विस्तार। स्थिति और विस्तार देखना किसी भी भूभाग का, अपन राजस्थान की बात करें, लेकिन आप अपने घर की स्थिति, घर का विस्तार, आप अपने राज्य की, अपने जिले की, अगर आप ग्लोब में, अगर आप उस देश में, अगर आप उस राज्य में अपने जिले की, अपने गांव की स्थिति देखना चाहते हो या पूरे विश्व में देखना चाहते हो, तो उसकी स्थिति के लिए अपने को क्या क्या करना है। और विस्तार की बात करें तो जैसे मान लो अपना घर है, जैसे मान लो अपना राज्य है, उसका विस्तार किस प्रकार है, तो उसकी आकृति देखनी है। उसमें हम देखना है कि इसका विस्तार कितनी दूरी में है, उसका क्षेत्रफल देखना है। और उसका विस्तार है तो इसके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से भूभाग है, सीमा कौन से बनाते, तो अपन सीमाएं देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्थिति। और स्थिति में अगर हम बात करें तो स्थिति में हम देखेंगे, देखो स्थिति किस किस दृष्टि से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं ग्लोब में देखेंगे। किस में देखेंगे? ग्लोब में, या आप देखोगे विश्व में। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से आपकी क्या स्थिति है राजस्थान की। एक हम देखेंगे कि राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। एक देखेंगे राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है। भारत में क्या स्थिति है राजस्थान की, और राजस्थान की एशिया में क्या स्थिति है। अक्षांश देशांतर की दृष्टि से देखेंगे, भारत में देखेंगे और एशिया में देखेंगे। फिर अगर हम बात करें विस्तार, तो विस्तार में हम क्या क्या देखेंगे। विस्तार में हम देखेंगे आकृति देखेंगे। विस्तार में हम क्या देखेंगे? आकृति देखेंगे। विस्तार में हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे। और विस्तार में हम देखेंगे सीमाएं। क्या देखेंगे? सीमाएं देखेंगे। तो ये हम देखेंगे स्थिति विस्तार। स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांश देशांतर, और फिर भारत और एशिया में देखेंगे, और फिर आकृति, क्षेत्रफल और सीमाएं देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश देशांतर होती क्या है। आप ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी से तो आप अच्छी तरीके से जानते हो अक्षांश देशांतर होती क्या है। तो सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जैसे सामान्य मान लो आप तो ज्योग्राफी से हो, बाकी ज्योग्राफी से अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट से होते तो भी उनको थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी देनी पड़ती है। अगर इसमें सामान्य जानकारी की अगर हम बात करें तो अक्षांश देशांतर होती क्या है। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब में क्या होती है? पूर्ण वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब में क्या होती है? पूर्ण वृत्ताकार होती है, ठीक है। और क्षैतिज रेखाएं होती है, आडी रेखा होती है, लेटिव रेखा होती है। ज़्यादा अपन उस हिसाब से नहीं बताएंगे कि भाई आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं बताएंगे, सिर्फ राजस्थान के हिसाब से बताएंगे। और राजस्थान में भी ये देखेंगे कि अपनी स्थिति है का। अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि कौन से गोलार्ध में है, बस। बाकी इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे अपन, राजस्थान के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि पूर्ण वृत्ताकार होती है,
क्षैतिज रेखाएं होती है, आडी रेखा होती है, लेटी होती है, इनकी कुल संख्या होती है 180 या 181। ठीक है, कुल 181 रेखाएं, जिसमें से आपको पता है 2 बिंदु है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 बिंदु है। और इन 2 बिंदुओं को निकालने के बाद 179 आपके क्या बचती है, आपके रेखाएं बचती है। और अक्षांशों में आपको पता है 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, जोन कहलाता है। और 2 अक्षांशों के बीच की अगर हम बात करें तो 111 किलोमीटर समथिंग आपके बीच की दूरी रहती है। अक्षांशों में अगर हम बात करें तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अक्षांशों के जो वृत्त होते हैं ये वृत्त आपके छोटे होते जाते हैं। जैसे आपके सबसे बड़ा वृत्त होता है भूमध्य रेखा, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है, ये आपके भूमध्य रेखा है, जो सबसे बड़ा वृत्त है या सबसे बड़ा गोला है, ये इस प्रकार। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हो तो ये आपके गोला छोटा होता जाता है और लास्ट में आपको पता है क्या बचता है, आपके बिंदु बचता है। क्या बचता है, बिंदु बचता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है और आपके लंबाई इनकी क्या हो जाती है, आपके अक्षांशों की कम होती है, छोटी होती जाती है। ये आपके अक्षांशों का कार्य भी क्या है, अक्षांशों के कार्य की बात करें तो आपके जलवायु का निर्धारण करना या ग्लोब को कटिबंधों में बांटना, ये तो अक्षांशों की बात होती। फिर हम बात करें देशांतरों की। देशांतर की बात करें, देशांतर ग्लोब में किस प्रकार होती है, आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवर्ताकार लाइन होती है। इसकी अगर हम बात करें तो ये ऊर्ध्वाधर होती है, ग्लोब में खड़ी होती है। इसकी कुल संख्या होती है 360। अगर आप देखोगे तो ये सबसे बीचों बीच वाली हम मानते हैं कौन सी, 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जिससे विश्व में समय का निर्धारण होता है। इससे आप इधर घूम के जाओगे पीछे की तरफ तो इसके जस्ट पीछे आपको पता है कौन सी है, 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से 179 पार करके गए और इधर से भी 179 पार करके गए, तो 179 179 और 2 ये हो गए आपके सामने, तो कुल संख्या होती है 360। देशांतरों में अगर हम बात करें तो देशांतरों में आपको पता है 2 देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा होती है और आपके ध्रुवों की ओर जाने पर आपके क्या होती है, कम होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, आपके बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, और 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोर कहलाता है। क्या कहलाता है, गोर। 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। फिर आपके देशांतरों में बात करें और अक्षांशों में बात करें, देशांतरों में 2 प्रमुख देशांतर 180 डिग्री जिसे आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, एक आपके 0 डिग्री जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अक्षांशों में बात करें तो 3 प्रमुख अक्षांश है। ठीक है, 3 प्रमुख अक्षांश कौन सी, सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको कहते हैं मकर रेखा, फिर 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री आपके कौन सा, उत्तरी ध्रुव। इधर आपके 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त और आपके 90 डिग्री कौन सी, आपके दक्षिणी ध्रुव और ये आपके उत्तरी ध्रुव। तो कुल मिला के अक्षांश देशांतरों के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो। ठीक है, अपन आते हैं अक्षांश देशांतरों में राजस्थान की स्थिति। देखो, राजस्थान की अगर बात करें तो आप मेरे हिसाब से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। मैं कई बार देखता हूँ फर्स्ट ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कभी पढ़ते हैं तो उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, ज्योग्राफी खूब आती है अपने सब्जेक्ट वाले, लेकिन ये ज्योग्राफी है उनको बहुत कम आती है। और तभी आपके कहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जीके वाला पार्ट होता है उसमें आपके 40% नहीं बनते, क्योंकि जीके में आप इसको भी मानते हो, इसको आप हल्के में लेते हो कि अपने तो ज्योग्राफी है, तो हल्के में नहीं लेना है, पूरा अपन डीप से पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। अगर हम आगे इसमें बात करें तो ये आपके जिस प्रकार आपके ये ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको पता है कि ये आपके 0 डिग्री है। अलग स्लाइड ले लेता हूँ। देखो, ये आपके अगर हम बात करें ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर।
0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। इसमें अगर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश की इधर हम बात करें, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो गोलार्ध है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे आपके कौन सा गोलार्ध 0 डिग्री के? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मतलब 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा जो ग्लोब को उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्धों में बांटती है, ये आपके 0 डिग्री देशांतर, ये आपके ग्लोब को आपके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध इन दो भागों में बांटती है, ये आपके जो देशांतर है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हो सर, हमें तो पता है, पर करें क्या? तो इसमें हमारी आदत पड़ी हुई है। जैसे मान लो आप तो ज्योग्राफी से हो, ज्योग्राफी से नहीं भी हो तो भी आप मान लो कोई सामान्य होते हैं दूसरे सब्जेक्ट वाले, उनको तो ये बतानी पड़ती है, उनको ये नहीं आती है, उनको ये पूरा बताना पड़ता है कि ये इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। उनको ये भी बताना है कि राजस्थान में आपके पूर्वी देशांतर आएगा, राजस्थान में उत्तरी अक्षांश आएगा, वो आपके दक्षिणी अक्षांश कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इसमें राजस्थान की स्थिति आपके कहाँ पर है। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो अक्षांश दृष्टि से देखें तो राजस्थान आपके कौन से गोलार्ध में है? आपके उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान कहाँ है? आपके उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इधर आप देशांतर की दृष्टि से देखो तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर है? आपके पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान कहाँ पर है? आपके पूर्वी गोलार्ध में। अब अगर हम बात करें इसमें कि दोनों की दृष्टि से पूछ ले कि अक्षांश की दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से, तो दोनों की दृष्टि से अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से देख ले तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मतलब ये है कि राजस्थान के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में क्या आएगी? उत्तरी अक्षांश आएगी। राजस्थान के दोनों तरफ देशांतर कौन सी आएगी? उधर पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ कौन सी देशांतर आएगी? पूर्वी देशांतर। मतलब राजस्थान क्यों? भारत में भी आपके पश्चिमी देशांतर से कोई लेना देना नहीं है। भारत में भी अगर हम देखें तो दक्षिणी आपके अक्षांश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से गोलार्ध हो गया। ठीक है, देखो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान की स्थिति आपके ग्लोब पृथ्वी में आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति आपके दक्षिण पश्चिम में, और भारत में राजस्थान की स्थिति आपके उत्तर पश्चिम में। देखो भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में कैसी स्थिति है? अपन देखते हैं एशिया में अगर हम बात करें तो लगभग ये मान लो आपके ये इस प्रकार वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर आपके उत्तरी अमेरिका, यहाँ आपके दक्षिणी अमेरिका, यहाँ एशिया और यूरोप, और ये आपके इस प्रकार यहाँ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपके अंटार्कटिका। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से आपकी इस प्रकार यूरोप है, यहाँ पर ये आपके एशिया। प्रश्न आ जाए कि भारत एशिया की किस दिशा में? भारत एशिया की किस दिशा में? तो भारत की तो बात करें तो भारत एशिया के दक्षिण दिशा में, भारत एशिया के दक्षिण में। लेकिन राजस्थान की स्थिति तो आपको पता है कि यहाँ पर है, यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान हो गया आपके दक्षिणी पश्चिमी। राजस्थान किस तरफ हो गया? दक्षिणी पश्चिमी। तो एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में। अब हम बात कर लेते हैं भारत में।
अगर हम भारत में बात करें तो भारत में क्या स्थिति है राजस्थान की? भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में आपके राजस्थान की स्थिति आपकी इस प्रकार है। यहाँ आपके राजस्थान है तो आपकी ये दिशा कौन सी हो गई? आपके उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान आपके इस प्रकार उत्तर पश्चिम में है भारत में। तो विश्व ग्लोब में आपके किस तरफ है? आपके उत्तर पूर्व में। ठीक है, आपके भारत में किस तरफ है? उत्तर पश्चिम में, और एशिया में दक्षिण पश्चिम में। अब एक दिशा और होती है, ठीक है, एक दिशा और कौन सी होती है? जो आप ज्योतिष वगैरह में उनमें देखते हो, ज्योतिष वगैरह इसमें आप देखते हो कि ये आपको दिखाई दे रही होगी दिशा। ठीक है, इसमें आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम। देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपके उत्तर, फिर दक्षिण, फिर पूर्व और फिर पश्चिम। इनके बीच में अपन सामान्य देखते हैं तो इसके बीच में कौन सा हो जाएगा? ये आपके उत्तर पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? आपके उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा? आपके दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लेकिन आपके ज्योतिष वगैरह आप हिंदी में देखते हो कि आपके ये दिशाएं इस नाम से नहीं जानी जाती है, ये जानी जाती है आपके जैसे उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं? वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? ईशान। दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? आग्नेय। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं? नैऋत्य। क्या कहते हैं? नैऋत्य। देखो, इसमें अगर हम बात करें कि भारत इस प्रकार देखें तो भारत में कहाँ पर है? इस दिशा के अनुसार बताना। भारत में राजस्थान कहाँ पर है? भारत में राजस्थान है वायव्य। भारत में राजस्थान कहाँ है? वायव्य। ठीक है, इसके अनुसार देखें तो ठीक है। ग्लोब में क्या है? ईशान। ग्लोब में कहाँ है आपके? ईशान। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि एशिया में किधर है तो नैऋत्य। एशिया में किस तरफ है? नैऋत्य। ये आपकी स्थिति है। तो भारत में वायव्य, ग्लोब में ईशान और एशिया में नैऋत्य। इसको याद करने का तरीका भी एक, इसको याद कैसे करोगे? VINA। V का क्या होगा? वायव्य। I का क्या होगा? ईशान। N का क्या होगा? नैऋत्य। और A का क्या होगा? आग्नेय। ठीक है, अगर ऐसे भी याद नहीं रहता तो आपको पता है कि पश्चिम की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ थार का मरुस्थल है, उधर वायु ज़्यादा चलती है तो वायव्य। ठीक है, और आपको पता है हाड़ौती बेल्ट है दक्षिण पूर्व की तरफ, हाड़ौती दक्षिणी पूरी पठार है हाड़ौती, उधर आपको पता है कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय। इसका मतलब ये है कि भाई आप कैसे भी याद करते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, चलो तो VINA ध्यान रखना आपको ना, वीणा। VINA वीणा। ठीक है, इधर आपके भारत की इस दिशा में, आपके एशिया की अगर बात करें तो एशिया की इस दिशा में, और विश्व की बात करें तो विश्व आपके उत्तर पूर्व में। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश की दृष्टि से किस प्रकार है और राजस्थान की स्थिति देशांतर की दृष्टि से किस प्रकार है, अगर हम बात करें अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि एक आपके राजस्थान में से दक्षिण में से अक्षांश गुजरती है, एक राजस्थान में आपके उत्तर में से अक्षांश गुजरती है। अब दक्षिण में से गुजरती, इसका मतलब ये मत समझना कि दक्षिणी अक्षांश आएगा, चाहे दक्षिणी हो चाहे आपके उत्तर वाली हो, कोई सी भी हो, लेकिन आपके आएगा क्या? उत्तरी अक्षांश। तो पहले लिख देते हैं अपन उत्तरी
अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इधर हम बात करें तो इधर कौन सी है, इधर भी आपके उत्तरी अक्षांश। भाई कोई पहली बार ही पढ़ रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि भाई मान लो ग्रेजुएशन हो जाती है, एमए हो जाती है, नेट हो जाती है, फिर आपके राजस्थान ज्योग्राफी का तो काम ही नहीं पड़ता। आप में से काफ़ी जने हैं जो आपके पहली बार पढ़ रहे हैं। अब उनको तो मैप से बताना, मैं मान लो स्लाइड से बता सकता हूँ कि सीधा उस पीपीटी से पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पीपीटी से सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे अलग तरीके से। तो यहाँ अपन समझेंगे पहले, फिर पीपीटी से पढ़ के बता दूंगा कि क्यों पीपीटी इसलिए काम किए, क्योंकि आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। समझने के लिए पीपीटी काम की नहीं है। समझने के लिए क्या होता है, अपने को वापस आपके पेज लेना ही पड़ता है दूसरा। तो अपन अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश सबसे इधर हम बात करें तो आपके ये जो आपके अक्षांश है ये 23 डिग्री 3 मिनट, इधर आपके 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री, देखो आपके अगर हम बात करें तो ये है डिग्री, ये आपके मिनट, ये आपके 99 के टाइप में ये क्या होता है आपके सेकंड, क्या है सेकंड। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, मतलब 23 3 30 12, 23 3 30 12। इधर आपकी स्थान देखे तो सब सीधा स्थान है बोरकुंडा बांसवाड़ा, बोरकुंडा बांसवाड़ा जिला। इधर देखिए तो आपके सबसे इधर स्थान है कौन सा, कोणा, कौन सा कोणा गांव है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। गंगानगर नहीं बोलना है ना, और नहीं बोलना, श्री गंगानगर, ठीक है। तो 23 3 से 30 12, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणा गांव, श्री गंगानगर, और उत्तरी अक्षांश आपको पता है। अब अगर हम बात करें कि इनके बीच की दूरी, ये जो कोणा है और इधर आपके बोरकुंडा है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 826 डिग्री 26 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर आपके बीच की दूरी है, ठीक है। अब आपके बीचों बीच में से कौन सी अक्षांश गुजरती है, ये तो देखो प्रश्न आने का चांस नहीं है कि राजस्थान के मध्य में से कौन सी अक्षांश गुजरती है। ये राजस्थान है, राजस्थान के मध्य में से कहते हैं कि 26.5 डिग्री, या कई बार आपके गाइडों में वगैरह देखते हो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके ऑथेंटिक बुक में किसी में नहीं लिखा हुआ। ये हमारे टीचरों को बनाया हुआ है कि इधर से कुछ गिन के, इधर से कुछ गिन के, बीच में से मध्य से कोई निकाल लो आप। ये हमारे ही बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई पूछ ले, नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से कोई भी आपके नया फैक्ट बनाया हुआ है तो वो प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सरकार के पास तथ्य होगा तो ही वहाँ से प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो सबसे मध्य की कौन सी है, ये राजस्थान के मध्य से, राजस्थान के मध्य से गुजरती है। लेकिन ये बताने पड़ते हैं क्योंकि आपके आजकल गाइड ने वगैरह देखते हो तो गाइडों में ये चीज़ लिखी हुई है, और कुछ अलग हटके जो चीज़ होती है वो रोचक होती है, और वो उस स्टूडेंट को पढ़ने में क्या आता है, मज़ा आता है, ठीक है। और वो पढ़ेगा और वो हमारे मैटर में नहीं मिलेगा तो फिर उसको लगेगा कि ये सर ने बताया नहीं, तो सर जानते नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बता देते हैं, लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि यहाँ से प्रश्न भी नहीं आएगा। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान है जो कितनी अक्षांशों में फैला हुआ, 23 3 से 30 12, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें हम कि कितनी अक्षांश इस प्रकार, जैसे मान लो 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 30, तो आपके देखा जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट या 7 डिग्री 9 मिनट में राजस्थान फैला हुआ। बहुत आसान है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, प्रश्न पूछे तो आपको उत्तरी और दक्षिणी देश अक्षांश का ध्यान में रखना। उत्तरी अक्षांश है 23 3 से 30 12, ठीक है। बोरकुंडा बांसवाड़ा से श्री गंगानगर का कोणा गांव, ठीक है। बीच की दूरी 826, और ये आपके कितनी है, बीचों बीच में से 26.5 डिग्री गुजरती है। कितना विस्तार, विस्तार माइनस कर लो आप, ठीक है भाई, नहीं निकलता, नहीं याद रहता है, तो आपके 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 माइनस कर लो, सही हो जाएगा आपके।
तो ये आपके राजस्थान की क्या अक्षांशीय स्थिति। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं अपने। देखो अक्षांश स्थिति, अक्षांश कौन सी है? 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश, बोरकुंडा बांसवाड़ा से कोणाश्री गंगानगर। ठीक है, अक्षांश विस्तार है यहाँ पे सही नहीं लिखा, 60 डिग्री 09 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। और बोरकुंडा व कोणा के बीच दूरी कितनी? 826 किलोमीटर, 826। पढ़ने में तो बहुत कम टाइम लगता है लेकिन समझना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे, प्रमुख अक्षांश की बात करते हैं कि प्रमुख अक्षांश कौन कौन सी। सबसे प्रमुख अक्षांश की बात करें तो एक तो प्रमुख अक्षांश अपने बीचों बीच में से गुजरती है 26.5 डिग्री। कौन सी 26.5 डिग्री या 27 डिग्री? जो राजस्थान के मध्य से। एक आपके राजस्थान में से एक और गुजरती है जो विश्व की ग्लोब की प्रमुख है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। देखो एक चीज ध्यान रखना आप इसमें, कई बार क्या होता है कि भाई आप देखते हो 23 डिग्री 3 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट। भाई बोलने में तो इसको सेम ही बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में ऐसे नहीं लिख सकते। कोई मैथ का स्टूडेंट तो उसको पता है आगे 0 लगता है तभी ये 3 बनता है, आगे 0 लगता है तभी 3 बनता है, नहीं तो आगे 0 नहीं लगा हुआ तो उसको आपको पता है आपके पीछे आपके कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब आपके 30, 31, 32, 33 कुछ भी हो सकता है अगर आपके 0 नहीं लगा हुआ था आगे। तो ये 23 3 ये है और 23 30 ये। अगर खाली 3 लिख दिया आपने तो आपने गलत लिख दिया। ये आपके 23 3 नहीं है, ये 23 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, माइनर फर्क है, ऐसा कोई इश्यू है नहीं आपके 23 3 से 30-12 के बीच में। अब कर्क रेखा है जो आपके भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक भी है गुरु मैंने 36 झाड़ियों पे तीर मारे। मैंने किसी से पढ़ा और वो आगे ट्रिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे, अच्छी ट्रिक है क्योंकि इसमें आपके क्या होता है कि भाई आपके जो राज्य है वो आपके क्रम से सही हो जाते हैं। कैसे? देखो गुरु मैंने सबसे पहला आएगा गुजरात, गुरु राजस्थान, मैं का मध्य प्रदेश, 36 का छत्तीसगढ़, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। गुरु मैंने 36 झाड़ियों पर तीर मारे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरती है, सबसे कम कहाँ से गुजरती है? कुछ किताबें त्रिपुरा कहती है, कुछ राजस्थान कहती है। राजस्थान में से 26 किलोमीटर गुजरती है। ठीक है, सबसे नज़दीक राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची सबसे नज़दीक है, और एक राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी क्या है? नज़दीक है। तो भोपाल और रांची नज़दीक है, और दूर राजधानी है आपके जयपुर। दूर कौन सी? आपके जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर दूर है, नज़दीक रांची है और भोपाल। रांची का देखा जाए तो झारखंड की राजधानी है, और भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजस्थान में से आपके 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान में से आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण में से गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा का कहते हैं कि कुशलगढ़ तहसील है, वहां से गुजरती है। ठीक है, तो ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में से आपके 26 किलोमीटर गुजरती है। तो देखो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आगे, राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील और डूंगरपुर के दक्षिण में से। ठीक है,
अब आपके सूर्य की किरणों की बात करें, सूर्य की किरणों की बात करें तो आपको पता है कि कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती है, मकर रेखा पर कब पड़ती है और भूमध्य रेखा पर कब पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को, भूमध्य रेखा पर पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, और मकर रेखा पर सीधी पड़ती है आपके कब 22 दिसंबर को। हम बात करते हैं कर्क रेखा पर सूर्य किरणें पड़ती है सीधी कब 21 जून को, और 21 जून की बात करें तो जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन को हम कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधी सीधी किरणें सूर्य की पड़ेगी, इसका मतलब कर्क रेखा पर बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणों का क्या होगा? सीधापन, और तिरछापन होगा गंगानगर। सबसे ज्यादा तिरछी कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। सबसे ज्यादा सीधी कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद सीधी नहीं पड़ती किरणें। अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें सीधी आपके इसी क्षेत्र में पड़ती है, कर्क और मकर के बीच में। ये आपके मकर रेखा है, ये आपके भूमध्य रेखा है, ये आपके कर्क रेखा है। सूर्य की किरणें इनके बीच ही सीधी पड़ती है, बाकी तो तिरछापन ही होता है। इसके बाद आपके तिरछापन बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा तिरछापन सूर्य की किरणों का कहाँ होगा? भूमध्य, इस आपके ध्रुवों पर होगा। सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ होगा? ध्रुवों पर। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बीच में आपके सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से। ये बांसवाड़ा है और ये आपके इस प्रकार कुछ भाग है डूंगरपुर का इसमें से। तो इसका मतलब बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा, डूंगरपुर का कुछ हिस्सा इस कटिबंध में आता है। कौन से में? उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण। और बाकी आता है शीतोष्ण। आप जानते हो कटिबंध वगैरह पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। बाकी जिले, 2 जिले आते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि भाई जब सूर्य की किरणें जिस रेखा पर सीधी पड़ती है, चाहे कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो, बीचों बीच जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है तब तो दोनों तरफ दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उसकी अगर हम बात करें तो उस दिन, उस गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। उसका उल्टा होगा दूसरी मकर रेखा की तरफ। भाई मकर रेखा की तरफ 21 जून को क्या होगा? दिन आपके छोटा, रात बड़ी। 21 जून को कर्क रेखा पर दिन बड़ा, रात छोटी। मतलब जिस तरफ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती उधर दिन बड़ा, रात छोटी। ठीक है। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा, लेकिन कर्क रेखा की तरफ छोटा होगा। उल्टा होता है ना, आप जानते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन आपके गंगानगर, और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस घटना को कहते हैं कर्क संक्रांति। और सूर्य की स्थिति आपके उत्तरायण होती है इस समय, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज भी वर्तमान में बात करें तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लिया अपन ने। इस आपके जो 2025 वाली आई, जून 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया वो अपन ने मना लिया। इसकी थीम है, इसकी थीम आप दिमाग में लाओ, पहले आपके दिमाग में आती है कि क्या थीम है। अभी आपके आरपीएससी के मैं पेपर दे कर आता डाउनलोड करके उनको, तो उसमें आपके एक पेपर था जिसमें आपके थीम पूछी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, एक वानिकी दिवस की थीम पूछी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम है बताओ, सोचो। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन फॉर, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ध्यान रखना, थीम हर बार आपके कोई ना कोई पेपर में पूछ लेते हैं, क्या पता वो आपके ही पूछ ले। ठीक है। तो क्या है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य
के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और ये आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी है? माही। ठीक है, ये तो हो गई आपके अक्षांशीय स्थिति। एक चीज और बताता हूं आपको, अगर हम बात करें 21 जून की, 21 जून की बात करें बांसवाड़ा की, बात करें दोपहर के 2 बजे 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे या 1 बजे की बात करते हैं। देखो बात है आपके किसकी? कर्क रेखा की। जैसे मान लो ये आपके ग्लोब है, इस ग्लोब में आपके ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। और 21 जून को आपको पता है, 21 जून को कर्क रेखा पर आप मान लो बांसवाड़ा में खड़े हो, बांसवाड़ा में खड़े हो, दोपहर के आपके क्या टाइम हुआ है? ये लो भाई आप खड़े हो, ठीक है, दोपहर का आपके 12 से 1 बजे। और आपको पता है कि भाई सूर्य की किरणें आपके सुबह तिरछी रहती है, शाम को तिरछी रहती है। सुबह आप कई बार खेतों में काम करने जाते होंगे या आप खेजड़ियाँ देखते होंगे, तो सुबह की जो छाया होती है, सुबह की छाया होती है वो लंबी होती है, ठीक है, और शाम की छाया भी लंबी होती है। जैसे अपन खेत जावा दोपहरी वगैरह ले जाएगा, ठीक है, या कोई सामान ले जावा साथ तो छाया में रखा सुबह सुबह। और जैसे जैसे आप देखते हो दोपहर आता है तो वो आपके सामान धीरे धीरे खेजड़ी के जस्ट आपके पेड़ के नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि दोपहर में जब सूर्य की किरण आपके ऊपर होती है तब आपकी छाया नहीं बनती है। भाई आप खड़े हो, सुबह आप इधर से खड़े हो तो सुबह देखोगे छाया बहुत लंबी बनती है, इधर से देखोगे अस्त होता है तो बहुत लंबी बनती है। लेकिन जब दोपहर का समय हो, दोपहर की 1 बजे हो और बात भी 21 जून की ओर हो और आप बांसवाड़ा में खड़े हो या कर्क रेखा पर कहीं पर भी खड़े हो, 21 जून है और आपके ऊपर सूर्य है, उस दिन छाया नहीं बढ़ेगी। और दिनों में बढ़ सकती है, 21 जून को छाया नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में आप देखोगे कि आपके एग्जैक्ट सूर्य ऊपर है, तो छाया बनेगी कैसे? उसे कहते हैं नो शेडो जोन या छाया विहीन क्षेत्र। छाया विहीन क्षेत्र कहते हैं उसको, नो शेडो जोन या छाया विहीन क्षेत्र। अगर हम बात करें 21 जून दोपहर 12 से 1 बजे कर्क रेखा पर स्थित कर्क रेखा पर स्थित भूभाग पर, कर्क रेखा पर स्थित भूभाग पर खड़े व्यक्ति की छाया नहीं बनती है, खड़े व्यक्ति की छाया नहीं बनती है। उसे क्या कहते हैं अपन? नो शेडो जोन, नो शेडो जोन या छाया विहीन क्षेत्र, छाया विहीन क्षेत्र। छाया विहीन क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो 21 जून को दोपहर के 12 से 1 बजे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें आपके सीधी पड़ती है और इस दिन आपके नो शेडो जोन होता है 12 से 1 बजे। ये हो गई आपकी किसकी बात? अक्षांशीय स्थिति की बात हो गई। किसकी बात हो गई? अक्षांशीय स्थिति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं देशांतरी स्थिति। किसकी बात करते हैं? देशांतरी स्थिति की। देशांतरी स्थिति की अगर हम बात करें तो देशांतरी स्थिति में आप देखो, वापस मैप निकालते हैं अपन, ठीक है। देखो देशांतरों की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके एक देशांतर इधर पूर्व में, थोड़ा सा कुछ अलग ले लेते हैं इसको हाईलाइट के हिसाब से, ताकि कोई अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज नहीं हो आपको। ये एक अक्षांश आपके इधर, सॉरी एक देशांतर आपकी इस तरफ और एक देशांतर आपकी इस तरफ, और एक बीचों बीच में से, वो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें
ये आपके पूर्वी देशांतर तो मैं लिख ही लूँ, पूर्वी देशांतर, इधर भी पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो 69 डिग्री 69 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य। इसका मतलब अब आपको बताना है या आपके दिमाग में लाना है कि अब आपके 0 डिग्री किस तरफ है। 0 डिग्री इधर है देशांतर या 0 डिग्री देशांतर इधर है, 0 डिग्री देशांतर किधर है, इस तरफ। तो इधर से आप 1 से होते 69 आए, फिर आपके 78, 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सबसे इधर गांव है कौन सा, कटरा। कटरा गांव कहाँ पर है आपके, जैसलमेर। और सबसे इधर आपके स्थान है शिलांग या सिलावट, कहाँ पर है, धौलपुर। राजखेड़ा तहसील है धौलपुर, वहाँ पर शिलांग या सिलावट, ठीक है। इतना इशू नहीं बनाना शिलांग है या सिलावट है, जो भी है अपने। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एक और गुजरती है आपके यहाँ से देशांतर, और एक देशांतर आपके यहाँ से गुजरती है। ज़्यादा इशू नहीं, एक बार पूछा हुआ है और वो आपके सही भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ से गुजरती है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। मतलब ये है कि 78 17 से जस्ट पहले आपके कौन सी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और उधर आपके 70 के जस्ट बाद में कौन सी आपके 69 के बाद जस्ट बाद में 70, और ये आपके जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री, ठीक है। और आपके 78 डिग्री कहाँ से गुजरती है, आपके धौलपुर से। भैया आपके 70 वाला पूछा, 78 वाला नहीं पूछा अभी तक, 70 वाला पूछा, और वो सही भी हो जाता। उसमें आपके दूर दूर दिया, जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, ऐसे काफ़ी दूर जिले दिए, तो आपका अनुमान लग जाता है। 69 30 के बाद जस्ट 70 है, और 70 आपको पता है जैसलमेर आपके यहाँ तक काफ़ी दूरी तक फैला हुआ, तो 70 आपकी इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके बीच की दूरी, ये जो आपके कटरा से शिलांग की बात करें तो कटरा से शिलांग के बीच की दूरी की बात करें तो बीच की दूरी कितनी है, 869, कितनी, 869 किलोमीटर, कितनी, 869 किलोमीटर। मतलब आपके 826, तो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आपके 869 है। और ये आपके आकृति बनाती है पतंग आकार। पतंग कैसे, आपको पता है कि पतंग आपके इस प्रकार बनती है। अब ये पतंग में आपकी दूरी ज़्यादा होती है, वैसे कुछ पतंग ऐसी भी होती है, ठीक है। ये ऐसे कोई अच्छी पतंग नहीं होती, उड़ने में भी सही नहीं उड़ती है, ये खींच में बहुत ज़बरदस्त आती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये पतंग आकार आकृति, मतलब इस प्रकार आपकी लंबाई बीच में दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो 69 30 78 17, कटरा से शिलांग, जैसलमेर से धौलपुर, जैसलमेर से धौलपुर, जैसलमेर से धौलपुर, ठीक है। 869 किलोमीटर। अब आपको देखना कितने देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ, 69 70 71 72 73 74, बीचों बीच में से कौन सी है, 74 75 76 77 78, माइनस कर लेते हैं अपन, ऐसे नहीं निकलता है तो, ठीक है। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देखो कैसे, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करोगे तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। कैसे, इधर 17 में से 30 नहीं जाएंगे तो आपने 1 डिग्री पूरा उधार लिया, तो मतलब 60 मिनट उधार लिए। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट उधार लिया, तो ये हो गया 77। अब 77 में से 30 जाएगा, और इधर आपने डिग्री उधार ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 77, 78 नहीं रहेगा 77, ठीक है। तो ये आपके माइनस करने के बाद 8 डिग्री 47 मिनट का क्या, देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब बीचों बीच में से कौन सी, 74 डिग्री। मतलब इसमें आपको ज़्यादा ऐसे कई बार क्लास में कहते हैं कि सर समझ ही नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये समझने वाला ही नहीं,
भाई आपको मान लो कुछ भी समझ नहीं आया, ये तो याद तो रखना ही पड़ेगा। 23 3 30 12। दूसरे दिन बच्चे आते हैं, उनसे पूछता हूँ बताओ अक्षांश विस्तार बताओ, कि सर याद नहीं होनी, समझ को नहीं। अरे समझ नहीं, याद तो किया होगा, समझ मान लो नहीं आया। 23 3 30 12 याद रह जाए। 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 69 30 से 78 17 पूरी देशांतर। बोरकुंडा बांसवाड़ा से आपके कोणा गांव श्री गंगानगर, ठीक है। इधर आपके कटरा जैसलमेर से शिलांग धौलपुर 826 869। अक्षांश विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट, देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं। अब देखो देशांतरी विस्तार एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी बताया हुआ। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 30 78 17 कटरा से शिलांग और 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। 70 डिग्री पूरी देशांतर कहाँ से, जैसलमेर से गुजरती है। 74 डिग्री पूरी देशांतर राजस्थान के मध्य से गुजरती है। 78 डिग्री पूरी देशांतर धौलपुर से गुजरती है। दो देशांतरों के बीच अंतर कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 4 मिनट का। अब ये एक चीज यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं अपन। देखो दो अक्षांशों के बीच आपके 4 मिनट अंतर कैसे होता है। अगर हम बात करें तो 360 डिग्री घूमना आप जानते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी आप में से कुछ है नहीं भी जानते तो भी बता देता हूँ। 360 डिग्री घूमने में 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी है जो 360 डिग्री आपके पूरी घूम जाती है, 24 घंटे में घूम जाती है। इसको अपन कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण मतलब अपनी जगह घूमना, घूर्णन। और घूर्णन गति करती है, अपनी जगह घूमती है पृथ्वी, अपनी अक्ष पर घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं। 24 घंटे में दिन रात पूरे हो जाते हैं। एक होती है परिक्रमण गति, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण। जैसे मंदिर में जाते हैं अपन, मंदिर में चारों तरफ क्या लगाते हैं, परिक्रमा, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। और परिक्रमण गति में टाइम लगता है 365 दिन, एक साल लग जाता है, जिससे ऋतुएं बनती है। क्या बनती है, ऋतुएं। इसमें अगर हम बात करें तो 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी एक बार पूरा अपना चक्कर पूरा कर लेती है। इसका मतलब 360 डिग्री होते हैं देशांतर, तो 360 देशांतर है पूरी एक बार आपके सूर्य के सामने आ जाती। मान लो 0 आई, 1 आई, 2 आई, 50 आई, 60 आई, 100 आई, 150 आई, 180 आई, ठीक है। वापस आपके 1 पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है। तो 24 घंटे में कितनी घूमती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो आपके 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 360 में भाग दे दो 24 का, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री। फिर अगर हम बात करें 60 मिनट में कितनी घूमती है, ये कौन बताएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में भी 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब आप 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। 60 में भाग दे दो 15 का, कितना आएगा, 4 मिनट। कितना आएगा, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट, 3 डिग्री घूमने में आपके 12 मिनट, ठीक है। 4 डिग्री घूमने में 16 मिनट, 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट, 6 डिग्री घूमने में 24 मिनट, 7 डिग्री घूमने में 28, 7.5 में पूरा नहीं होगा, आधे होगा, तो 4 तो नहीं गिनेंगे, 2 गिनेंगे, 30, 7.5 में 30 और 7.5 7.5 15, 30 से 30 60। तो कुल मिला के घूमने में 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने में। 2 में 8, 3 में 12, 4 में 16, 5 में 20, 6 में 24, 7 में 28, 8 में 32। तो अपने तो अंतर 8 डिग्री का ही तो है। राजस्थान के पूर्व और पश्चिमी छोर के मध्य कितना अंतर है, 8 डिग्री का। कितना अंतर है, कितनी देशांतरों का है, 8 डिग्री और 47 मिनट। 47 में कितना जोड़ेंगे कि 9 डिग्री हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे, 13 और जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 60 है, 60 मिनट कह दो,
ये 1 डिग्री के तो बराबर है 60 मिनट 1 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट 1 डिग्री बराबर है, तो 1 डिग्री में आपके लगता है 4 मिनट। तो 60 मिनट में कितना 4, तो 60 के टुकड़े कर दो, 15 15 15 15, 1 1 1 1 बराबर 60 बराबर 4। एक ही बात है। अगर इससे ऊपर 8 डिग्री में तो हो गया कितना, 8 चौक 32, ठीक है। अब इसमें और 47 है, 15 15 15 45 तो आगे 1 2 3 32 बाद 33 34 35, ठीक है। और कुछ 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड 8 सेकंड। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है इन दोनों छोर के बीच में। अगर आप देखोगे तो सूर्य उदय होता है इधर आपके धौलपुर में, इधर सूर्य उदय होता है सबसे पहले पूर्व में, धौलपुर में आपके लगभग 36 मिनट 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट पहले धौलपुर में सूर्य दिखाई देगा। मतलब सबसे पहले सूर्य उदय किसको दिखेगा, धौलपुर को। सबसे बाद में सूर्य किसको दिखेगा, जैसलमेर को। तो सूर्य उदय सबसे पहले, सबसे बाद में। तो 35 मिनट 8 सेकंड पहले इनको दिख जाएगा, इनको बाद में दिखेगा, ठीक है। तो इसमें अंतर आ गया लगभग आपके 35 मिनट 8 सेकंड का, ठीक है। सूर्य उदय में जैसे मान लो अपन मान लेते हैं राजस्थान का जैसलमेर जिला, जैसलमेर में मान लो 7 बजे दिखाई देता, तो लगभग आपके उनको धौलपुर वालों को 6:25 के आसपास दिखाई दे देगा। तो इतना अंतर है। और भारत में अगर हम बात करें, भारत के ये दो छोर है, इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर आपके गुजरात, इनके बीच में अंतर है आपके 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को आप गुणा कर लो किससे, 4 से, तो 120 मिनट आ जाएगी। 120 का कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2 घंटे में आपके अंतर आ जाएगा, 2 घंटे का अंतर। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद में सूर्योदय होगा। देखो मजे की बात खड़े हो जाते हैं आपके इधर वाले, लगभग आपके अरुणाचल प्रदेश वालों को कितनी बजे उठना पड़ता होगा आपके हिसाब से, ये अपने मान लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में देखिए तो सूर्य उदय होता है, राजस्थान गुजरात की तरह लगभग पास में है, तो गुजरात राजस्थान में एक ही स्थिति है। तो गुजरात में अगर हम बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें, 2 घंटे पहले सूर्योदय, 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है। अपने अभी स्थिति गर्मियों में देखें तो लगभग आपके 5 बजे उजाला हो जाता है, 5 बजे उजाला होता था। इनके आपके 3 बजे उजाला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश वालों के, अरुणाचल प्रदेश वालों के 3 बजे उजाला हो जाएगा। और आपके गाँव में ने क्या करे कि भाई उजालो यूँ पहले पहले आपके या चांद नो यूँ पहले पहले आपके भैंस वगैरह दूध लेनी, गाय दूध लेनी, दुआरी कर लेनी, ठीक है। बाद में लावे तो तावड़ निकले, बाद में चांद नो या बाद में अगर लावे तो भाई कुंडा भी लागे कि भाई सही कौन लागे, ठीक है। तो अंधेरे अंधेरे आपके जाते हैं और दूध निकाल के लेके आते हैं। और आप सोचो कि अपने तो 5 बजे उजाला होता है, तो 4 बजे उठ के जाएंगे और दूध निकाल के लाएंगे। इनके तो यहाँ पर 3 बजे उजाला हो जाता है, ये बेचारे 2 बजे जाएंगे और क्या लेके आएंगे, दूध निकाल के लेके आएंगे गायों के भैंसों में। उधर आपके अरुणाचल प्रदेश और उधर असम में आपके भैंस कम है, गायें ज़्यादा है, ठीक है। तो उधर आपके 2 बजे उठ जाएंगे। आप सोचो 2 बजे तो घर में जो आपके लेडीज़ वगैरह वो उठती है, बाकी जेंट्स वगैरह जो काम पे जाते हैं वो मान लो अपन जैसे 7 बजे उठते हैं, 5 बजे के बाद 7 बजे 2 घंटे बाद वो 5 बजे उठेंगे। अब 5 बजे का उठा हुआ 10 बजे ऑफिस जाए, अपन तो 7 बजे उठते 10 आसानी से बच जाते, 5 बजे 4 बजे उठे हुए का 10 बजे ऑफिस जाए, ऑफिस से वापस आपके 6 बजे छुट्टी हो, सभी जगह 6 बजे 5 बजे होती है, पूरे भारत में यही सिस्टम है, ठीक है। तो वो फिर अंधेरा हो जाता है उसके ऑफिस में बैठे बैठे, ठीक है। फिर बाहर निकलता है, जाता है, घर पे जाता है, तब तक मान लो 9-10 बजे 11 बज जाते, सोते सोते आप वापस हो आपके 3 बजे 4 बजे खड़ा होना। तो दिनचर्या उनकी फास्ट है थोड़ी बहुत, है ना, अपन से ज़्यादा, ठीक है। कई बार विवाद भी हुआ, संसद में मुद्दा भी उठा कि टाइम लाइन चेंज करो थोड़ी, ठीक है। उधर आपके अरुणाचल प्रदेश वालों का समय अलग लाइन से करो, अपने वैसे 82.5 डिग्री से होता है पूरी देशांतर से, अरुणाचल प्रदेश वालों को अलग करो और गुजरात वालों को अलग समय का निर्धारण करो, ठीक है। ये स्थिति आपकी डिमांड होती रहती है, लेकिन इसका थोड़ा चांस कम ही है। एक ही देश में आपके 2 टाइम जोन नहीं हो सकते हैं 2 क्या कितने भी हो सकते हैं, 2 का नहीं कितने भी हो सकते हैं।
देखो अब हम बात करते हैं, वापस स्लाइड पे आते हैं। ये पीपीटी में रख दूंगा आपके, क्योंकि जो चीज़ इस पे लिखी हुई है उसको आपको लिखना नहीं है, वापस प्रिंट में पूरी पीपीटी दे रहे हैं तो ये भी आपके उसके साथ में मिल जाएगी। ठीक है, देखो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम छोर के मध्य कितना अंतर है? 35 मिनट 8 सेकंड का। सबसे पहले सूर्य उदय आपके धौलपुर शिलांग में, सबसे अंत में सूर्य उदय सूर्य अस्त आपके जैसलमेर में। जहाँ उदय पहले होगा वहाँ अस्त भी पहले होगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम 869, उत्तर से दक्षिण 826, दोनों के बीच अंतर कितना? 43 कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ आपके प्रश्न है। ठीक है, चलो अच्छा, ये भी यहाँ दिया हुआ है। पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करने में ये आपकी स्थिति दी हुई है। देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दूरी कितनी है? 784। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये आपकी इस प्रकार देख रहे हैं विकिरण की, ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कितनी है? 784 और ये 850। राजस्थान का केंद्र या मध्य बिंदु कौन सा है? लामपोलाई, मेड़ता, नागौर। हमारे नागौर में है केंद्र बिंदु। लामपोलाई अजमेर जाते हैं तो रास्ते में आता है। ठीक है, सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान का केंद्र बिंदु गगराना, नागौर। ये गगराना भी नागौर में है। गगवाना, मकराना, गगराना सारे अलग अलग है। गगराना भी नागौर में, यहाँ आपके मेड़ता के पास में ही है। राजस्थान कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर। ऐसे प्रश्न आने का चांस थोड़ा पेपर में क्या रहता है? कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रहता है। कैसे? ये ऑथेंटिक बात लिखी हुई है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो आप, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ राजस्थान कच्छ की खाड़ी से 325 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग में, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा, वहाँ से लाइन उठाई है मैंने और कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान के मध्य में, थोड़ी बहुत पूर्व में। अब देखो अगर हम बात करें इसमें, ये राजस्थान और आपको पता है ये अरब सागर है, ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। इस कच्छ की खाड़ी से तो राजस्थान दूर, ये आपके बांसवाड़ा है, कितना दूर? 225। और अरब सागर से कितना दूर है? 400। अब खाड़ी क्या होती है? कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी क्या होती है? वह जलीय भाग जिसके तीन ओर स्थल हो। देखो ये आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये जल है। यहाँ इधर स्थल स्थल स्थल, तीन तरफ स्थल है, ये जल है। स्थल स्थल स्थल, वह जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल हो वो होती खाड़ी। वह स्थल भाग जिसके तीन ओर जल हो वो होता प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप, ये क्या है? प्रायद्वीप। ये दो खाड़ियाँ, इधर बंगाल की खाड़ी, देखो ये तीन तरफ, इधर स्थल स्थल स्थल, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो मतलब आपके अरब सागर से 400 और आपके कच्छ के रण से कितना? आपके 225 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान की क्या होती है? स्थिति, जिसमें आपके अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति देखते हैं राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आकृति, क्षेत्रफल और सीमाएं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मेरे हिसाब से जो मैं बात पहुंचाना चाहता था वो आप तक बात पहुंची होगी सही तरीके से। ठीक है, और भी इसमें कोई कमी बेसी रहती है तो बताना आप। ठीक है, कि भाई सर आपने ये बता दिया, सर आपने, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी होती है टीचिंग लाइन में, आपके कॉलेज प्रोफेसर होते हैं वो आपके सबसे टॉप नौकरी होती है टीचिंग लाइन में। ठीक है, इससे ज़्यादा तब आप टीचर, उससे बड़े तो आप बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति थी। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आपके सीमाएं, क्षेत्रफल, आकृति, प्रशासनिक व्यवस्था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।